जितने भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी वीडियो के साथ साथ अपना टोटल स्कोर का एक टैली करते जाना, कैलकुलेशन रखते जाना। वीडियो के एंड में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपका टारगेट 6 बैंड्स है तो आज की इस वीडियो में टोटल जितने भी ब्लैंक्स थे उनमें से कितने ब्लैंक आपके ऑन एन एवरेज सही होने चाहिए। अगर आपका टारगेट 7 बैंड है तो कितना स्कोर चाहिए, टारगेट 8 बैंड है तब आपको कितना स्कोर इसमें से चाहिए। तो आप एक अपना कैलकुलेट कर सकते हैं, अपना अंदाजा लगा सकते हैं कि आप अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो आई होप आप सब इस बात को फॉलो करेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का ये जो वीडियो है ये है रीडिंग फिल इन द ब्लैंक का प्रैक्टिस सेशन। पिछले कुछ दिनों से हम रीडिंग फिल इन द ब्लैंक की काफ़ी सारी क्लासेस आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसमें हमने नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव की स्पेसिफिक क्लासेस को आप सबके साथ शेयर किया था। अब उन क्लासेस में जितने भी रूल्स बताए थे उसके बाद एक कॉमन क्वेश्चन जो मुझे मिल रहा है वो ये है कि उन रूल्स को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो हमें रूल पता है लेकिन उन रूल को पेपर में कैसे यूज करना है ये हमें नहीं पता। तो आज की इस वीडियो में हम वही करने की कोशिश करेंगे। आज की इस क्लास में मैं आप सबके लिए अगस्त और जुलाई महीने में आए हुए रियल एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जो कि आप सब साथ में प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद उन क्वेश्चंस को करने के बाद उनका जो करेक्ट आंसर है विद एक्सप्लेनेशन मैं आपको चेक करवाऊंगा। इसमें हमें यह भी देखना है कि रियल एग्जाम में हमारे रूल किस तरह से काम करते हैं, क्या वो मेथड्स हैं जिनकी मदद से मैं अपने रूल्स को इम्प्लीमेंट कर पाता हूँ अपने पेपर में, और कैसे मैं काफ़ी कम समय में ये काम करके हमेशा परफेक्ट स्कोर लेके आता हूँ। तो बिना कोई समय गवाए चलिए चलते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ और हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रीडिंग फिल इन द ब्लैंक का टेस्ट रहने वाला है और सबसे पहला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं ऊपर आपके सामने बड़ा सा पैराग्राफ है जिसमें 3 पैराग्राफ छोटे छोटे हैं और इसमें कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 ब्लैंक्स हैं और नीचे हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। तो यू हैव 2 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स, आप इस क्वेश्चन का आंसर करें एंड उसके बाद मैं इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको चेक करवाऊंगा।
चलिए टाइम इज अप, तो अब शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन करना। सबसे पहला एक बात अपने ध्यान में रखें, मैं नॉर्मली ये बात नॉर्मल क्लासेस में भी बच्चों को सिखाता हूं। अगर मुझे कभी भी ऊपर अपना पैराग्राफ पढ़ने पर ये लगे कि पैराग्राफ की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी मुश्किल है, मतलब पैराग्राफ में जो वोकैब है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है, तो मैं हमेशा अपने क्वेश्चन की शुरुआत जो है वो अपने ऑप्शंस को पढ़ने से करता हूँ। तो कभी भी अगर आपको पैराग्राफ मुश्किल मिले तो हमेशा ऑप्शंस को पढ़ के आप कॉन्फिडेंस गेन करें। ऑप्शंस में ये डिसाइड करें कि नाउन कौन सा, जैसे डेंजर मुझे क्लियर पता है ER वाले नाउन होते हैं, आपको सफिक्स सिखा रखा है। प्रोडक्ट किसी चीज को कहा जाता है तो ये भी एक नाउन है। मूव्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मूविंग वर्ब की ING फॉर्म है। एनिमल्स बिल्कुल एक नाउन है, प्लूरल नाउन है। प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूसिंग मैंने सुना हुआ तो ये वर्ब की पहली फॉर्म है। थिंकिंग वर्ब की ING फॉर्म है। स्टेटमेंट्स नाउन है, किसी भी वर्ड के साथ मेंट आता तो वो नाउन होता है, ये बात मैंने आपको नाउन की क्लास में सिखाई थी। रिकनेक्ट वर्ब की ING फॉर्म है, रिकनेक्टिंग मैंने सुना हुआ है। मैं जितनी भी बातें यहाँ पे कर रहा हूँ सारी बातें आपको मेरी पुरानी वीडियोस में सिखा रखी हैं। अगर आपने वो वीडियोस को नहीं देखा तो इस क्लास को अटेंड करने का कोई फायदा नहीं है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले वो वीडियोस को देखो। वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा आपको। डिस्क्राइब अगेन वर्ब की ING फॉर्म, सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसके बाद टाइपिंग ING फॉर्म है। रूल्स नाउन है और पेयर भी एक नाउन है। पेयरिंग, अच्छा पेयर तो वर्ब भी है, बायपोलर है ना, पेयरिंग मैंने सुना हुआ है। तो ये कुल मिला के जब आप इस तरह से सारे नाउन और वर्ब डिसाइड कर लें तो उससे काफी कॉन्फिडेंस आप गेन करते हैं। अब चलिए चलते हैं पैराग्राफ की तरफ। सबसे पहले ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, लैंग्वेज इज द नॉर्मल वे ह्यूमंस कम्युनिकेट। लैंग्वेज जो है वो एक नॉर्मल तरीका है जिससे हम सब एक दूसरे से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। ओनली ह्यूमंस यूज लैंग्वेज, केवल इंसान है जो लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि दो अदर डैश, तो ये एक रूल है कि अदर जो है, अदर का मतलब होता है ये एक एडजेक्टिव का काम करता है, तो इसके बाद हमें एक नाउन की आवश्यकता होती है। और एक रूल है कि अदर के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, ये भी एक रूल याद रखेंगे। अगर आपके पेपर में कभी भी अनदर के बाद ब्लैंक आए, अनदर के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आता है, और अगर आपके एग्जाम में अदर के बाद ब्लैंक आए तो उसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है। तो यहाँ पे हमें प्लूरल नाउन की आवश्यकता है, और प्लूरल नाउन हमारे पास है डेंजर्स, या फिर हमारे पास है प्रोडक्ट्स, या फिर हमारे पास है और कौन सा है एनिमल्स, या फिर स्टेटमेंट्स, और रूल्स भी है। तो 4-5 हैं, लेकिन अभी देखो केवल इंसान है जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और बाकी जो डैश है वो कम्युनिकेट करते हैं थ्रू अदर मीन्स, बाकी तरीकों से कम्युनिकेट करते हैं। तो यहाँ पे इंसान का कंपैरिजन स्टेटमेंट के साथ नहीं होगा, प्रोडक्ट के साथ नहीं होगा, मुझे पूरी उम्मीद है ये एनिमल के साथ कंपैरिजन होगा। तो इस वजह से पहले वाले में प्लूरल नाउन आएगा, और वो प्लूरल नाउन कौन सा आएगा, एनिमल्स। आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन लैंग्वेज हैज सिंटैक्स, ह्यूमन लैंग्वेज का अपना एक सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स का मतलब नियम होते हैं कुछ। ये सेट किसका है, तो देखो सेट बनेगा तो एक चीज का तो बनेगा नहीं, और ऑफ के बाद हमें या तो नाउन चाहिए होता है या वर्ब की ING फॉर्म, प्रपोजिशन के बाद। वर्ब की ING फॉर्म केवल एक है, सेट ऑफ टाइपिंग और मूविंग, ये तो जचेगा नहीं। अच्छा थिंकिंग भी नहीं आ सकता। सेट ऑफ किसी प्लूरल चीज का आएगा, तो प्लूरल नाउन हमारे पास सेट ऑफ प्रोडक्ट्स भी आ सकता है, लेकिन मैंने जैसा आपको बताया था सिंटैक्स का मतलब होता है नियम, तो इस वजह से यहाँ पे करेक्ट आंसर आ गया सेकंड में सेट ऑफ रूल्स। तो दूसरे में करेक्ट आंसर आएगा सेट ऑफ रूल्स। अब आप रूल देखिए कैसे इंप्लीमेंट हो रहे हैं। प्रपोजिशन के बाद हमें पता था कि नाउन आएगा या फिर वर्ब की ING फॉर्म आएगी, तो वो रूल हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। फॉर कनेक्टिंग वर्ड्स टुगेदर टू मेक डैश, क्या बनाने के लिए। अब देखो रूल में आगे पढ़े तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंड क्वेश्चन, तो आपको एक रूल बताया था मैंने कि एंड के दोनों तरफ हमेशा सेम पार्ट ऑफ स्पीच आता है। जिन बच्चों ने शायद ये रूल नहीं पढ़ा, कई बच्चे ऐसे होंगे, तो आप लोग हमेशा ध्यान रखें कि एंड के बाद हमेशा सेम पार्ट ऑफ स्पीच आता है। अगर एंड के पहले नाउन लिखा तो एंड के बाद भी नाउन आएगा, एंड के पहले वर्ब लिखा हुआ तो एंड के बाद भी वर्ब आएगा, और वर्ब की इवन फॉर्म भी सेम रहती है। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो एंड के बाद भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे एंड के बाद क्वेश्चंस लिखा हुआ है, क्वेश्चन आप सब जानते हैं हमारा क्या होता है, नाउन है। कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है। तो हम बोलेंगे फॉर कनेक्टिंग वर्ड्स टुगेदर, वर्ड को साथ में मिलाया जाता है ताकि आप बना पाए, या तो क्वेश्चन या वर्ड को मिला के क्या बनाया जाता है, प्लूरल नाउन। देखो डेंजर बनाए जाते हैं, या प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, या स्टेटमेंट। तो मुझे लगता है कि वर्ड्स को मिला के स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं, तो थर्ड में आया स्टेटमेंट्स। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो लैंग्वेज कैन ऑल्सो भी चेंज, लैंग्वेज को चेंज किया जा सकता है बाय एडिंग न्यू वर्ड्स। या तो लैंग्वेज को चेंज करने के लिए हमें इसमें नए वर्ड्स को ऐड करना पड़ता है, या फिर और क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल, न्यू वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल टू डैश, टू के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आती है, तो टू के बाद पहली फॉर्म हमारे पास है टू पेयर,
न्यू थिंग्स, या फिर टू प्रोड्यूस न्यू थिंग्स, या फिर टू डिस्क्राइब न्यू थिंग्स। तो देखो वर्ब की पहली फॉर्म यहाँ पे मुझे लगता है नई चीजों को डिस्क्राइब करने के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए हम यहाँ पे टू डिस्क्राइब न्यू थिंग्स आएगा। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, कुछ नए वर्ड ऐड कर सकते हैं ताकि हम नई चीजों को क्या कर पाए, डिस्क्राइब कर पाए। अगर दो चीजें होती तो शायद मैं लिखता टू पेयर टू थिंग्स, है ना, तो दो चीजों को जो पेयर करते हैं, इसलिए पेयर यहाँ पे दो चीजें नहीं थी तो आ नहीं पाया। इसके अलावा नई चीजें प्रोड्यूस करते हैं, तो आप देखिए इतनी अकल हम सब में होती है कि हम वर्ड्स को ऐड करके नई चीजें प्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन नई चीजों को डिस्क्राइब जरूर कर सकते हैं। तो इस तरह से दिमाग लगाना है कि कौन सा वर्ड सूटेबल है लाइन के हिसाब से। ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि टू के बाद तो कोई भी फर्स्ट फॉर्म आ सकती थी। तो फर्स्ट फॉर्म ये देखो कि ऑप्शन क्या क्या है और लाइन के हिसाब से पहले लिखी बात और आगे लिखी बात के हिसाब से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सूटेबल है, ये चेक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है लैंग्वेज में बी डन बाय स्पीच और बाय राइटिंग। लैंग्वेज आप किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं, या तो बोलकर या लिखकर, और बाय डैश द हैंड्स टू मेक साइन। और बाय के बाद देखो आईएनजी फॉर्म आएगी, क्योंकि बाकी सब में भी यहाँ पे आईएनजी फॉर्म का रूटीन सा चल रहा है। तो बाय मूविंग द हैंड आ सकता है, या फिर बाय थिंकिंग द हैंड्स आ सकता है, या फिर बाय टाइपिंग द हैंड्स आ सकता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कॉमन सेंस है कि हाथों को टाइप तो करते नहीं, तो हाथों को मूव करना है। तो करेक्ट आंसर आया मूविंग द हैंड्स। ये जो क्वेश्चन है सॉरी, ये अभी रिसेंटली एग्जाम में आया था बच्चों के, और बहुत इजी क्वेश्चन है। थोड़े से वोकैब चेंज है क्योंकि हम एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं रख सकते, लेकिन आप देखेंगे कि काफी हद तक ये सिमिलर क्वेश्चन पेपर में आया था, और ये काफी आसान क्वेश्चन भी है। आगे बढ़ते हैं। इवन सम ह्यूमन्स कम्युनिकेशन इज नॉट लैंग्वेज। ये कहता है कि कई बार तो ह्यूमन कम्युनिकेशन भी लैंग्वेज नहीं होता। सी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी आप देख सकते हैं। ह्यूमन्स ऑल्सो यूज लैंग्वेज फॉर, इंसान जो है वो लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करते हैं क्या करने के लिए। तो देखो फॉर और बाय के बाद आपको बता रखा है कि हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, तो ये रूल यहाँ पे भी इंप्लीमेंट हुआ। ह्यूमन्स यूज ऑल्सो यूज लैंग्वेज फॉर, तो या तो आएगा टाइपिंग और या आएगा थिंकिंग। तो देखो भाषा की बात जब भी होती है तो भाषा टाइपिंग तो बहुत दूर की बात है, या तो बात आती है बोलने की या सोचने की। तो यहाँ पे जो टाइपिंग से पहले आंसर आना चाहिए था वो था थिंकिंग, और इसमें करेक्ट आंसर भी कौन सा है, थिंकिंग है। सो ये मेरे 6 ऑप्शंस थे। जितने भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी वीडियो के साथ साथ अपना टोटल स्कोर का एक टैली करते जाना, कैलकुलेशन रखते जाना। वीडियो के एंड में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपका टारगेट 6 बैंड्स है तो आज की इस वीडियो में टोटल जितने भी ब्लैंक्स थे उनमें से कितने ब्लैंक आपके ऑन एन एवरेज सही होने चाहिए। अगर आपका टारगेट 7 बैंड है तो कितना स्कोर चाहिए, टारगेट 8 बैंड है तब आपको कितना स्कोर इसमें से चाहिए। तो आप एक अपना कैलकुलेट कर सकते हैं, अपना अंदाजा लगा सकते हैं कि आप अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो आई होप आप सब इस बात को फॉलो करेंगे, ट्राई करें कि जितने भी ऑप्शन आप लिख रहे हैं उनमें से सही गलत जो भी कर रहे हैं उसको मार्क करते जाएं। 2 मिनट 30 सेकंड में आंसर करें, और उसमें आंसर सही हुआ तो टिक करना है, गलत हुआ तो उस पर क्रॉस करना है, और अच्छे से समझना है कि गलती क्यों हो रही है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन। करने के लिए अगेन 2 मिनट 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें।
ओके, टाइम इज अप। अब शुरू करते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है एनिमल्स हैव प्लेड ए मेजर रोल इन ह्यूमन लाइफ्स थ्रू आउट हिस्ट्री। अब की बार मैं ऑप्शन पहले नहीं पढ़ रहा, अब की बार मैं पहले पैराग्राफ को पढ़ने से स्टार्ट कर रहा हूँ। सो एनिमल्स हैव प्लेड ए मेजर रोल इन ह्यूमन लाइफ थ्रू आउट हिस्ट्री। इंसानों की जिंदगी में एनिमल ने काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाया है शुरू से। टुडे साइंटिफिक रिसर्च इज ट्राइंग टू, आजकल जो साइंटिफिक रिसर्च है वो करने की कोशिश कर रही है। टू के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, लेट्स सी। तो टू के बाद इनहांस आ सकता है वर्ब की पहली फॉर्म में। वैसे ये नाउन भी एएनसी वाले नाउन होते हैं। अफेक्शन एक नाउन है, बिल्कुल डिफरेंट एडजेक्टिव है। डिस्कवर नाउन भी है और वर्ब की पहली फॉर्म भी है। थ्योराइज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पता होगा। और अल्टरनेटिव जो है वो एक एडजेक्टिव होता है, आईवीई, पता होगा एडजेक्टिव की निशानी है। डिसीजंस नाउन है। तो इज ट्राइंग टू डैश द पॉजिटिव एस्पेक्ट, तो यहाँ पे इज ट्राइंग टू एनहांस द पॉजिटिव एस्पेक्ट आ सकता है, इज ट्राइंग टू डिस्कवर द पॉजिटिव एस्पेक्ट आ सकता है। तो देखो साइंटिफिक रिसर्च है तो रिसर्च का काम डिस्कवरी करना होता है, तो इस वजह से यहाँ पे करेक्ट आंसर पहले में आएगा डिस्कवर। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं नीचे 1 2 3 4, आप इस हिसाब से चेक कर लेना। आगे बढ़ते हैं। एनिमल्स हैव बीन यूज्ड एज एन डैश फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे रूल नंबर, नाउन की क्लास में मैंने पहला रूल ही बताया था, आर्टिकल के बाद अगर ब्लैंक है तो उसमें नाउन आता है, लेकिन यहाँ पे दूसरी तरफ फॉर्म लिखा हुआ और ये फॉर्म यहाँ पे एक नाउन का काम कर रहा है। तो आर्टिकल और नाउन के बीच में हमें एडजेक्टिव की नीड है। तो यूज्ड एज एन, एडजेक्टिव ऐसा चाहिए जिसकी शुरुआत किससे होगी। देखो एन के बाद हमेशा वही वर्ड आएगा जिसकी शुरुआत ए, ई, आई, ओ और यू से होती है। तो यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव कौन से, एक तो डिफरेंट है और एक ऑल्टरनेटिव है, और ऑल्टरनेटिव की शुरुआत ए से हो रही है, तो इसका मतलब यही करेक्ट आंसर है। तो सेकंड में आएगा ऑल्टरनेटिव, तो मैं यहाँ पे सेकंड लिख रहा हूं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से। तो animals have been used as an alternative form of treatment for many years. More recently, it has been discovered that owning a pet, ये पाया गया कि अगर आप कोई पेट को पालते हैं, can lower people's blood pressure, इससे आपका बीपी जो है वो काफी कम हो जाता है। Dash the chances of living after a heart attack, और ये देखो अच्छी बात है, ये अच्छी बातें बताई जा रही हैं कि people more active and provide more satisfaction। तो देखो जब आप पेट पालते हैं तो उससे कुछ फायदे होते हैं। पहला तो आपका ब्लड प्रेशर कम रहता है, सेकंड कुछ और होगा, तीसरा ये लोगों को एक्टिव रखता है ज्यादा, और चौथा जी ये जो है पालतू जानवर आपको सेटिस्फेक्शन जिंदगी में प्रोवाइड करता है। तो तीसरा पॉइंट जो है यहाँ पे उसमें भी हम कुछ अच्छा बताना चाहेंगे। द चांसेस ऑफ लिविंग आफ्टर ए हार्ट अटैक, हार्ट अटैक के बाद चांसेस जो है जिंदा रहने के वो बढ़ जाते हैं, तभी अच्छा होगा। चांस कम होंगे तो क्या अच्छा, उसमें तो बुरी चीज है। तो बढ़ने के लिए, चांसेस बढ़ने के लिए यहाँ पे एक वर्ड आया इनहांस, तो तीसरे में करेक्ट आंसर आया इनहांस। यहां पर मैं अपने प्यारे विद्यार्थियों को ये बताता चलूं कि इनहांस का मतलब होता है किसी चीज का बढ़ना। तो जब कोई चीज बढ़ती है, अब कई बच्चे बोलेंगे सर हमें पता ही नहीं था इनहांस का मतलब ये होता है। तो अगर आपको नहीं पता इट्स ओके, एक आधा ऑप्शन अगर आपको नहीं पता, मीनिंग नहीं पता, तो आप उसको साइड में रखें। बाकी 4 में से आपने कितना सही किया वो भी चेक करो। कितने नहीं पता, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मुझे किसी का मतलब नहीं पता इनमें से, तो फिर तो बात ही अलग है, फिर तो पीटी आप क्यों कर रहे हैं मुझे यही नहीं समझ आ रहा। बट अगर आपको एक आधा नहीं पता तो उसको साइड में करो, उसको बहाना ना बनाओ अपनी रीडिंग की कमजोरी का। उसको ये ना दिखाओ कि मेरे को ये नहीं पता था इसलिए मेरे नंबर नहीं आए। तो आप अपनी कमजोरी के बहाने ढूंढने की जगह सक्सेसफुल होने के बहाने ढूंढे, वो ज्यादा अच्छी चीज है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, चौथे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ये कहता है कि काफी फायदे होते हैं पेट पालने के। आगे बढ़ते हैं। इट इज डैश दैट, तो इट इज के बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए होती है या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये वर्ब की क्लास में बताया था। थर्ड फॉर्म एक दे रखी है थ्योराइज्ड, लेकिन आईएनजी फॉर्म तो है ही नहीं, तो इसमें कुछ नहीं सोचना, चुपचाप इसके साथ हम लिख देंगे कि ये फोर्थ का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। दिस हैपेंस बिकॉज पेट्स हेल्प पीपल बिकम मोर सोशल, प्रोवाइड ए मीन्स टू गिव एंड रिसीव डैश। तो जो पेट्स हैं, ये कहा गया कि पेट्स जो हैं ऐसा इसलिए करते हैं, उससे हमारे, तो पेट्स को पालने से हमारी जिंदगी थोड़ी बेहतर इसलिए होती है क्योंकि उससे हमें एक रास्ता मिल जाता है। गिव का मतलब कुछ देना एंड रिसीव का मतलब कुछ लेना। तो क्या देना और क्या लेना है, तो यहाँ पे एक ही वर्ड आएगा, दैट इज अफेक्शन। अफेक्शन का मतलब होता है प्यार या स्नेह। तो आपको ये भी पता होगा कि वर्ब के बाद नाउन आएगा। ये रूल शायद मैंने नहीं लिखवाया। देखो सिंपल सी बात है, नाउन के बाद ब्लैंक आएगा तो उसमें हमें वर्ब फिल करनी है, और वर्ब के बाद दोबारा ब्लैंक आएगा तो उसमें नाउन फिल होगा। तो गिव एंड रिसीव, और नंबर 5 पे हमने फिल किया अफेक्शन। तो जानवर जो है उससे हमें एक मौका मिलता है ताकि हम प्यार, अफेक्शन का मतलब प्यार या स्नेह, ये दे सकें और ये ले सकें। तो इससे जिंदगी थोड़ी अच्छी हो जाती, बेहतर हो जाती है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, चेक करो अपने कितने आंसर हैं, और फिलहाल क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं।
जी कंटिन्यू करते हैं। चलिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये अभी रिसेंटली एक बच्चे के एग्जाम में आया था। तो ये अगस्त महीने की बिल्कुल एंडिंग का एक क्वेश्चन है और ये काफी डेंजरस सा क्वेश्चन है, काफी अजीब सा क्वेश्चन है। तो मैं चाहता हूं आप इसको थोड़ा ध्यान से करें। सबसे पहले ऑप्शंस को ध्यान से देख लेते हैं। सॉरी, तो सॉरी का मतलब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता। सॉरी का मतलब अपने इंडिया में अक्सर ये माना जाता है कि माफी होता है, मुझे माफी दे दो। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि सॉरी का एक्चुअली मीनिंग जो है वो होता है, जैसे मान लो आपने अक्सर देखा होगा मूवीज में या कहीं पर भी कि जब कोई मेंशन करता है कि उसके परिवार में किसी की डेथ हो गई थी या कोई किसी के पापा मम्मी की डेथ हुई थी, तो जो सामने वाला बंदा है, जो लिसनर है, वो सामने से कहता है आई एम सॉरी। अब इसका मतलब ये तो है नहीं कि वो माफी मांग रहा है। तो क्या उसने खून किया था उनका, इसलिए वो माफी मांग रहा है कि मेरी वजह से तेरे मम्मी पापा की डेथ होगी? तो ये तो कोई सेंस नहीं बनता। फिर कई बच्चों को ये लगता है कि शायद सॉरी इसलिए कहते हैं कि मेरी वजह से तुझे याद करना पड़ रहा है, तू सैड हो रहा है, तो इसलिए मुझे दुख हो रहा है। तो ऐसा देखिए, ऐसा कोई सेंस नहीं है इसमें। सॉरी का एक्चुअली मीनिंग जो है वो होता है दुख होना। तो मैं दुखी हूं, आई एम सॉरी जब भी आप कहते हैं, आप ये नहीं कहते कि मुझे माफ कर दो, आप ये कहते हैं कि मुझे भी दुख है इस चीज का। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ बाइक चला रहे थे और आपने किसी को जाके ठोक दिया, उसके पैर पे बाइक चढ़ा दी फॉर एग्जाम्पल। तो उसने कहा, उसने चिल्लाना शुरू किया और आप ये बता रहे हैं कि भाई मुझे भी दुख है, मैं पागलों की तरह नहीं होगी, मतलब मेरे में भी फीलिंग्स है, मुझे भी दुख हो रहा है। तब आप उसको बोलेंगे कि आई एम सॉरी। तो ये ध्यान रखें कि सॉरी का मतलब एक्चुअली दुखी होना होता है, ना कि माफी मांगना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है, वैसे याद रख लेना। फोर सी, किसी भी वर्ड के साथ फोर लग जाए तो उसका मतलब होता है किसी चीज को पहले से करना। जैसे मान लो हम अक्सर यूज करते हैं फोरकास्ट। फोरकास्ट का मतलब किसी चीज का पूर्वानुमान। आगे बढ़ते हैं। चॉइसेस एक नाउन है, बिल्कुल सही बात है। फोर सी एक वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सॉरी एक एडजेक्टिव भी होता है और सॉरी मेरे ख्याल से एडजेक्टिव और तो कुछ नहीं है। प्लीजेंट जो है वो भी एक एडजेक्टिव होता है, व्हाट ए प्लीजेंट डे, व्हाट ए ब्यूटीफुल डे अक्सर कहते हैं। डायरेक्शन एक नाउन है, शन लिखा हुआ है, बोथ एडजेक्टिव की तरह काम करता है। ट्रेल जो सड़क पे पगडंडी होती है उसको कहा जाता है, तो ये नाउन है। और फोक जो है, फोक होता है खाने वाला फोक, जो ऐसे कांटा जिसको हम कहते हैं, आप सबने देखा होगा अक्सर, तो इसको हम फोक कह देते हैं। चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं अपने टेक्स्ट को और लेट्स सी कि क्या कुछ आंसर आ रहे हैं। सवाल आया, द पोएम द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज अबाउट द डैश। अबाउट द डैश, तो द के बाद हमें यहाँ पे नाउन चाहिए क्योंकि यहाँ पे नाउन नहीं लिखा हुआ। अबाउट द चॉइसेस आ सकता है, अबाउट द डायरेक्शन आ सकता है, अबाउट द ट्रेल भी आ सकता है, दैट वन मेक। तो देखिए डायरेक्शन कोई बनाता नहीं है, ट्रेल कोई बनाता नहीं, लेकिन चॉइस मेक की जाती है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे पहले में आएगा चॉइसेस, अबाउट द चॉइसेस। देखो रूल कितना हेल्प कर रहे हैं, बाकी देखने की भी नीड नहीं है आपको। तो द चॉइसेस दैट वन मेक्स इन लाइफ। इट टेल्स अस अबाउट ए मैन, ये हमें एक ऐसे बंदे के बारे में बताती है, वो कम्स टू ए डैश इन द रोड, जो आ जाता है ए डैश इन द रोड। तो ए के बाद यहाँ पे अगेन हमें एक नाउन की आवश्यकता है। ए ट्रेल इन द रोड आ सकता है, डंडी, सड़क में एक डंडी, लेकिन करेक्ट आंसर यहाँ पे जो है फोक है। इसका आंसर आपको आगे पता चलेगा क्यों फोक है, वो समझ आएगा अभी। कई बच्चे बोलेंगे सड़क पे फोक क्या कर रही है, तो देखो कई बार आपने देखा होगा कि सड़क ऐसे होती है, ये ऐसा कुछ शायद आपने बहुत बार देखा होगा कि एक रास्ता सीधा जाते जाते आगे दो हिस्सों में बढ़ रहा है। अब आप अगर इधर से जाएंगे तो यहाँ पे एक रास्ता इधर जा रहा है लेफ्ट और एक रास्ता राइट। तो ये जो जगह है इसको कहा जाता है फोक इन द रोड। सड़क में एक फोक बन गया तो इसको FORK फोक कहा जाता है। ही फील्स, वो जो बंदा है जो रास्ते पे चल रहा था वो फील करता है, क्या फील करता है, तो यहाँ पे फील क्या करता है, सॉरी फील करता है। उसको दुख होता है इस बात का दैट ही कैन नॉट ट्रेवल डैश पाथ। उसको इस बात का दुख है कि वो ट्रेवल नहीं कर सकता एज ही मस्ट चूज वन। तो वो नहीं ट्रेवल कर सकता किसके ऊपर, बोथ पाथ के ऊपर, दोनों रास्तों पे वो ट्रेवल नहीं कर सकता क्योंकि उसको अब क्या करना पड़ेगा, किसी एक रास्ते को चुनना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। फ्रोस्ट यूजेस दिस फोर्क, ये देखिए यहाँ पे दिस फोर्क, उसी फोर्क की बात हो रही है। फ्रोस्ट हमें उसी फोर्क का एग्जांपल देता है। इन द रोड टू रिप्रेजेंट ए पॉइंट इन मैन्स लाइफ वेयर ही हैज टू चूज द डैश ही विशेस टू टेक इन लाइफ। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है हमें एग्जांपल देते हैं और हमें बताते हैं कि हमारी जिंदगी में, सबकी जिंदगी में एक ऐसा मोमेंट आता है, एक पॉइंट आता है जहां पर ही हैज टू चूज, जहां पे हमें चुनना पड़ता है द डैश जो कि हमें अपनी जिंदगी में टेक करना है। तो यहाँ पे टेक के लिए देखिए दा के बाद एक नाउन की आवश्यकता है, तो यहाँ पे आ सकता है द डायरेक्शन टेक करनी है या द ट्रेल टेक करनी है। तो करेक्ट आंसर है द डायरेक्शन। ये मुश्किल क्वेश्चन था थोड़ा सा, पर डायरेक्शन को क्या किया जाता है याद रखेंगे, टेक किया जाता है। सो दिस इज प्रीटी मच
आपका एक एग्जाम्पल है जो कि आपको रियल एग्जाम में देखने को मिलेगा, उस टफनेस का एक क्वेश्चन है। काफी बच्चों का ये पॉइंट रहता है कि मेरा लेवल कितना अच्छा हो सकता है। देखिए एक बात आपको समझना पड़ेगा कि रियल एग्जाम में आपका लेवल जो है क्वेश्चंस का, वो डिपेंड करेगा आप कितने अच्छे से क्वेश्चंस को कर रहे हैं। अगर आप अच्छे से करते जा रहे हैं तो आपके क्वेश्चन लगातार मुश्किल होते जाएंगे। आपको पीटी और चैलेंज करेगा कि क्या आप 80 वाला करके दिखा सकते हैं, क्या आप 85 वाला करके दिखा सकते हैं, क्या आप 90 वाला करके दिखा सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं उन बच्चों के हैं जिनका 80 प्लस स्कोर आया था रिसेंटली। आप सब इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हैं। रिसेंटली पिछले वीक में 3 या 4 बच्चों ने ओवरऑल स्पीकिंग में 90 और ओवरऑल 80-85 के बीच में स्कोर किया है। तो ये सारे क्वेश्चंस उन्हीं बच्चों के हैं, आप सब चेक करें। अगर आप इनमें परफेक्ट कर रहे हैं दैट मीन्स कि आपका रियल एग्जाम में काफी अच्छा स्कोर आने वाला है। फिलहाल एक बार आगे बढ़ते हैं, बिना कोई समय गवाए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वीडियो काफी लंबी है तो इस वीडियो में हम केवल 5 क्वेश्चन तक रखेंगे। इस वीडियो का पार्ट 2, हालांकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन में आज आप सबके लिए लेके आया था, मैं दिखाना चाहता हूं, देखिए। पर मुझे पता है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो मैं इस वीडियो को केवल 5 क्वेश्चन तक लिमिटेड रखूंगा। तो आप सब प्लीज जल्दी से इसका पार्ट 2 बना देंगे। पार्ट 2 में मैं बाकी के क्वेश्चंस भी ऐड कर दूंगा। तो आप सब जल्दी से आंसर करें क्वेश्चन नंबर 4 का और फिर क्वेश्चन नंबर 5 का। उसके बाद मैं आपको टोटल जितना स्कोर आपको चाहिए 8 बैंड के लिए, 7 बैंड के लिए, वो मैं बता दूंगा। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को करें। चलिए करते हैं शुरू क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। सबसे पहले ऑप्शन को देखो क्या कुछ है। पीसफुल हमारे पास एक एडजेक्टिव है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। पोल्यूटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है कॉस्मोपॉलिटन, ये भी एक एडजेक्टिव होता है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है जहां पे काफी अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुंबई इज ए कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, न्यूयॉर्क इज ए कॉस्मोपॉलिटन, अक्सर सिटी के लिए आता है। तो एक ऐसी जगह जहां पे काफी अलग अलग जगह से लोग उठ के आते हैं। बसलिंग का मतलब काफी भीड़ भाड़ वाला। फैसिलिटीज पता है आप सबको, ये नाउन है और ये बसलिंग यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह से काम आ रहा है। वैसे ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी है, तो ये शायद मैंने आपको बताया था वर्ब की आईएनजी फॉर्म, हर वर्ब की आईएनजी फॉर्म एक एडजेक्टिव की तरह से काम कर सकती है। क्राउडेड वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। हॉस्पिटल एक एडजेक्टिव होता है और सैंडी जो है वो भी एक एडजेक्टिव होता है। अच्छा, हॉस्पिटल एक नाउन भी हो सकता है कि बच्चे बोलेंगे, बिल्कुल सही बात है। देखो हॉस्पिटल जो जगह है जो आपने देखा है वो नाउन है, लेकिन एक वर्ड होता है हॉस्पिटल एनवायरनमेंट, मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट जो कि जहाँ पे
कोई चीज पनप सकती है, फल फूल सकती है, तो उसको हॉस्पिटल इन्वायरमेंट, जहां तक मुझे हॉस्पिटेबल होता है, शायद ये हॉस्पिटल होता है, तो हो सकता है मैं गलत हूं, मैं ये क्लेम नहीं करता कि मुझे सब कुछ पता है, पर हाँ ठीक ठाक पता है। तो फिलहाल एक बार आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मोंटेगो बे एक जगह का नाम है। मोंटेगो बे इज द सेकंड लार्जेस्ट सिटी इन जमैका बाय एरिया एंड द थर्ड बाय पॉपुलेशन। तो ये जमैका का काफी बड़ा एक शहर है। इट इज लाइवली, लाइवली का मतलब यहाँ पे काफी जिंदा दिल लोग हैं, काफी ज्यादा मतलब माहौल, खुशनुमा माहौल रहता है। एंड डैश बीच रिजोर्ट, तो यहाँ पे एक एडजेक्टिव आएगा बीच रिजोर्ट, यहाँ पे हैं काफी अच्छे बीच रिजोर्ट हैं। तो कैसे बीच रिजोर्ट हो सकते हैं? कॉस्मोपोलिटन बीच रिजोर्ट, बसलिंग। मैं एडजेक्टिव ही चेक कर रहा हूँ। देखिए पीसफुल नहीं आ सकता, लाइवली का मतलब होता है जहाँ पे म्यूजिक है, डांस हो रहा है, वो लाइवली जगह होती है, ठीक है। तो उसके साथ पीसफुल तो बिल्कुल सेट नहीं बैठेगा। हाँ बसलिंग हो सकता है, बसलिंग का मतलब भीड़ भाड़ हो सकती है। क्राउडेड बीच रिजोर्ट, क्राउडेड एक नेगेटिव टर्म है, लेकिन लाइवली एक पॉजिटिव वर्ड है। तो मैं दोबारा चाहूंगा एक और पॉजिटिव वर्ड यहाँ पे आए। हॉस्पिटल तो नहीं आएगा, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बसलिंग ही है। तो फर्स्ट में आया बसलिंग। बीच रिजोर्ट एंड अट्रैक्ट्स a lot of tourists from many different countries with its dash beaches। इसके बीचेस, कैसे बीचेस होंगे? तो बीचेस की एक खासियत होती है, याद रख लेना हमेशा, सैंडी, सैंडी बीच जो है वो अच्छे बीच माने जाते हैं जहां पे सैंड होती है। एंड डैश रिलैक्सिंग एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पे आएगा पीसफुल। देखो रिलैक्सिंग के साथ कौन सा जच रहा है? पीसफुल जच रहा है, पीसफुल रिलैक्सिंग एटमॉस्फेयर। मैनी अमेरिकन एंड यूरोपियंस एज वेल एज जमैकन्स हैव समर होम्स इन मोंटेगो बे। तो यहाँ पे काफी अमेरिकन यूरोपियंस के घर हैं, समर होम है। तो मैंने आपको बताया था जहां पे काफी दुनिया के अलग अलग कोनों से लोग उठ के हैं, उसको कहते हैं मेट्रोपॉलिटन, सॉरी कॉस्मोपॉलिटन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आया कॉस्मोपॉलिटन। तो कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। एंड मैंने ये भी बताया था कि सिटी के साथ ही आता है, तो कॉस्मोपॉलिटन सिटी जच रहा है। एंड इट बिकम्स मोर डैश ड्यूरिंग द हॉलीडे सीजन, और ये और भी ज्यादा हो जाता है, बन जाता है, क्या बन जाता है? और भी ज्यादा, मोर क्राउडेड, करेक्ट आंसर है। और भी भीड़ हो जाती है क्योंकि लोग दूर दूर से यहाँ पे आते होंगे। इट इज मोस्ट फेमस फॉर डॉक्टर केव बीच, इसके लिए फेमस है। हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। 5 आंसर हो चुके हैं, जल्दी से अपना अपना आंसर चेक करो, आपका टोटल स्कोर कैलकुलेट करते रहो। आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 मैं जानबूझ के कोई अच्छा सा करवा देता हूं जो मुश्किल लगता है मुझे। चलो ये कर लो, ये ठीक था क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन करेंगे जल्दी से, आपके पास कुछ टाइम है लिमिटेड सा। एंड बेस्ट ऑफ लक, जल्दी से जल्दी करने की ट्राई करो आंसर।
चलिए शुरू करते हैं, टाइम अप हो चुका है। सबसे पहले अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देयर आर 2 डैश ब्रांचेस, तो 2 के बाद हमें यहाँ पे एक एडजेक्टिव की नीड है, और एडजेक्टिव कुछ ऐसा चाहिए जो हमें बताए ब्रांचेस के बारे में, कैसी ब्रांचेस हो सकती हैं। तो देयर आर 2 कंपल्सरी ब्रांचेस, ये बिल्कुल एक एडजेक्टिव है, कंपल्सरी भी, और बेसिक भी एक एडजेक्टिव है। कंफर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कंटेंट नाउन होता है, फोकसेस वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है, कंसर्न्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कॉम्प्लीमेंट एक नाउन भी है, और कॉम्प्लीमेंट वर्ब की पहली फॉर्म भी होती है। आपको पता होगा कॉम्प्लीमेंट वर्ब 2 तरह से बनता है, एक तो होता है किसी को कॉम्प्लीमेंट करना, किसी की तारीफ करने को भी कॉम्प्लीमेंट करना कहते हैं, ही कॉम्प्लीमेंटेड हिम या ही कॉम्प्लीमेंटेड हिम, मतलब एक ही बात है। सो कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब तारीफ करना। कॉम्प्लीमेंट का एक और मतलब होता है, वो होता है किसी को पूरा करना। फॉर एग्जाम्पल एक सर्कल है, जैसे मान लो एक पाई चार्ट मैंने बनाया, कुछ खास अच्छा तो नहीं बना, जैसे ये पाई चार्ट है और एक हिस्सा है इसका मैं ऐसे अलग से बाहर निकाल के ऐसे रख दिया। अब ये दोनों जब मिलेंगे तो आपको पता है पाई चार्ट पूरा हो जाएगा, तो इसको कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो पूरा करना किसी को, ठीक है। पति पत्नी कपल के लिए अक्सर कहते हैं दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छी बात है, आगे चलते हैं। फोकस जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, कंप्लीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पता होगा आपको, और पब्लिश जो है ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब पढ़ते हैं। देयर आर 2 डैश ब्रांचेस, तो देयर आर 2 बेसिक ब्रांचेस भी हो सकता है, देयर आर 2 कंपल्सरी ब्रांचेस, तो कोई जच नहीं रहा और कोई एडजेक्टिव है नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे देयर आर 2 बेसिक ब्रांचेस ही आएगा कि 2 बेसिक ब्रांचेस आधारभूत ब्रांचेस हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए ब्रांचेस का नाम आगे दे रखा है ऑब्जर्वेशनल एंड थ्योरेटिकल, 2 ब्रांचेस हैं। तो देखो पहले ये समझो कि एस्ट्रोनॉमी क्या होता है। तो एस्ट्रोनॉमी एक ऐसा टर्म है जो बच्चे अक्सर कंफ्यूज करते हैं एस्ट्रोलॉजी के साथ, और इन दोनों को ही कंफ्यूज करते हैं एस्ट्रोनॉट के साथ। एस्ट्रोनॉट क्या होता है? एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है तारों से तारों को देखना, कि दुनिया के कौन से ग्रह कहां पर हैं, प्लूटो कहां पे है, चंद्रमा कहां पे, इनको देखना या उनको ऑब्जर्व करना एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। एस्ट्रोलॉजी अपने इंडिया में चलता है, जिसमें अपने शनि बारी है, मंगल बारी है, ये करके पंडित जी नहीं होते जो ग्रह देख के बताते हैं, ग्रह नक्षत्र कौन सा ग्रह कौन सी दशा में कौन सी दिशा में। तो एस्ट्रोलॉजी इज लाइक कि आपके फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं ग्रहों की दशा को देख के। एस्ट्रोनॉट आपको पता होगा जो अंतरिक्ष यात्री उनको कहा जाता है, तो तीनों में काफी बड़ा फर्क है। आज हम बात कर रहे हैं एस्ट्रोनॉमी की। एस्ट्रोनॉमी की 2 ब्रांचेस हैं, पहला है ऑब्जर्वेशनल, नाम से लग रहा है इसमें ऑब्जर्व करने की बात होगी, और दूसरा थ्योरेटिकल, जिसमें किताबें कॉपियां होंगी, रूल होंगे, है ना, कायदे कानून होंगे, तो ये थ्योरेटिकल हो गया। ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि नाम से पता लग रहा है ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी में क्या होता है, इज डैश विथ। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद आपको पता है यहाँ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और यहाँ फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। अब हमने ब्लैंक के दूसरी तरफ चेक करा तो यहाँ पे एक प्रेपोजिशन दे रखा है। रूल आपको मैंने अच्छे से सिखाया था वर्ब वाली क्लास में, प्लीज ऊपर लिंक होगा, वर्ब वाली क्लास को जाके देख लो अच्छे से। तो विद आया तो विद का मतलब हमें अपने सब्जेक्ट को चेक करना पड़ेगा दोबारा जाके। सब्जेक्ट अगर एक्टिव हुआ तो यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, और सब्जेक्ट नॉन एक्टिव हुआ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी, जो कि नॉन एक्टिव है, तो इसका मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी एज द नेम सजेस्ट इज थर्ड फॉर्म आएगी, तो इज कंसर्न्ड विद आ सकता है, इज फोकस्ड के साथ ऑन आता है, फोकस्ड ऑन होता है, तो यहाँ पे तीसरे में आएगा कंसर्न्ड, मतलब सॉरी दूसरे में आएगा कंसर्न, तो सेकंड का आंसर आया कंसर्न। पहले का क्या था मैं बार बार बता रहा हूं, बेसिक। आगे चलते हैं। With observing the skies and then analyzing the observations using the principle of physics, theoretical astronomy dash more on developing computer and, तो देखिए यहाँ पे अब फिर से वही रूल आएगा। थ्योरेटिकल एस्ट्रोनॉमी एक नाउन है, और नाउन के बाद ब्लैंक आए तो उसमें वर्ब आती है, ये बात आपको पता है। वर्ब की पहली फॉर्म भी आ सकती है, सेकंड फॉर्म भी आ सकती है, और वर्ब की 5वीं फॉर्म भी आ सकती है। ये रूल भी मैंने पढ़ा रखा है, प्रेजेंट सिंपल या सिंपल टेंस रूल के नाम से पढ़ाया होगा, चेक करना। अब एक बार मैं सारा क्लियर कर रहा हूं सो दैट मैं आपको ये रूल अच्छे से दोबारा से सिखा पाऊं। तो चलिए चलते हैं, दोबारा से सीखते हैं रूल को। रूल ये कहता है कि अगर नाउन के बाद ब्लैंक आए तो आपको ये चेक करना है कि बात पास्ट में है या प्रेजेंट में है। तो अगर बात पास्ट में हुई तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, प्रेजेंट में हुई तो फिर ये सब्जेक्ट को चेक करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वर्ब की 5th फॉर्म आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए वर्ब की 1st फॉर्म आएगी। तो ये बात मुझे पहले तो ये दिख रहा है कि प्रेजेंट में है, क्योंकि शुरू से देखो आर इज ये चल रहा है, तो ये सब चीजें मुझे ये दिखा रही है कि सारा खेल जो है वो प्रेजेंट में ही चल रहा है।
तो अगर ये प्रेजेंट में है तो यहाँ पे अपने सब्जेक्ट देखा एस्ट्रोनॉमी सिंगुलर है, तो इसका मतलब एससीएस फॉर्म आएगी, और एससीएस फॉर्म हमारे पास एक ही है और वो है फोकसेस। तो यहाँ पे तीसरे में आ गया फोकसेस। और देखो यहाँ पे इसके साथ ऑन भी लिखा हुआ है, तो फोकस ऑन मैंने बताया था आता है अक्सर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो बेसिक फर्स्ट का है, कंसर्न सेकंड का, और फोकसेस थर्ड का आया। अब आगे बढ़ते हैं। द टू फील्ड्स, ये जो दोनों फील्ड हैं, फिर वही रूल है, रूल नंबर 7 या सॉरी रूल नंबर आपका जो पिछली अभी यूज किया मैंने, वो रूल सेम दोबारा से काम आएगा, लेकिन अब की बार फर्क इतना है कि नाउन प्लूरल है, तो प्लूरल नाउन के साथ वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। तो द टू फील्ड्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब एक दूसरे को पूरा करते हैं, कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, देखो लिखा हुआ है ना, विद ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमर अटेम्प्टिंग टू डैश द थ्योरेटिकल रिजल्ट। तो टू के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आएगी वंस अगेन, टू कंफर्म आ सकता है, टू कंप्लीट आ सकता है, टू पब्लिश आ सकता है। अब देखो ये कह रहा है कि जो ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमर है, मतलब जो देखने वाले एस्ट्रोनॉमर हैं, वो थ्योरेटिकल रिजल्ट्स को क्या करते हैं, जो थ्योरी के द्वारा आए गए रिजल्ट है उनको क्या करते हैं, तो वो उनको कंफर्म करते हैं देख के। मैं आपको समझाने के लिए, यहाँ पे 5वें का आंसर है कंफर्म। समझाने के लिए आप ऐसा समझो कि एक सर्वे है, सॉरी एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला से पता चला कि 6 दिन बाद चंद्रमा यहां से बदलकर जगह यहां पे शिफ्ट होगा। तो ये जो फॉर्मूला है ये किसने दिया, थ्योरेटिकल एस्ट्रोनॉमी ने। लेकिन ऑब्जर्वेशन वाले इसको चेक करेंगे, इसको कंफर्म करेंगे कि सच में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, तो वो इसको देख के कंफर्म करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये हमारे 5 ब्लैंक थे, और मेरे ख्याल से आप सबने इसको परफेक्टली आंसर किया होगा। अब फिलहाल एक बार मैं जल्दी से आपको ये बता दूं कि कितने नंबर चाहिए थे, पासिंग मार्क्स कितने हैं। पहले मैं कैलकुलेट कर लूं टोटल कितने क्वेश्चंस हैं। तो 5 इसमें है, एंड मोंटेगो बे में भी 5 थे, तो 10, 15, 20, और पहले क्वेश्चन में 6 ब्लैंक थे, तो 20 और 6 26, तो 26 ब्लैंक हैं टोटल। एंड मुझे लगता है, मेरा पर्सनल बिलीव है कि अगर आपको इसमें पासिंग मार्क्स की बात करें, देखिए तो कम से कम 50% स्कोर आपका आना चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल 26 मार्क्स हैं, तो अगर आपका टारगेट 6.5 का है, तो आपका इसमें से अराउंड 13 के आसपास स्कोर आना चाहिए। अगर आपका टारगेट 7 का है, तो आप थोड़े से 2 नंबर और बढ़ा सकते हैं, इसको 15 या 16 तक लेके जा सकते हैं। अगर आपका टारगेट 8 का है, मुश्किल क्वेश्चन से मुझे पता है, तो फिर आपका टारगेट इसमें आराम से 21 के आसपास का होना चाहिए। अगर किसी बच्चे का टारगेट 8.5 का है, तो उसका टारगेट यहाँ पे 23 होना चाहिए। कई बच्चे 6 की तरफ देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से 12, ये बोलेंगे सर एक ही कम किया आपने, तो हाँ, क्योंकि इतना कम हम नहीं कर सकते इसमें, तो 11 चलो ठीक है, 11 या 12 ब्लैंक। अगर आपके इससे कम है, तो इसका मतलब आपको अभी रीडिंग के रूल अच्छे से समझने की नीड है, इसका मतलब आपको सारी क्लासेस अच्छे से देखने की नीड है, इसका मतलब काफी मेहनत अभी बाकी है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतने रखते हैं। आज हमने कुल मिला के 5 क्वेश्चंस किए। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से सीखने को मिला होगा कि रूल्स को कैसे इंप्लीमेंट करना है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।